हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, आप कह सकते हैं। वो कोर्स है यूपी पीसीएस 2026 फ्री फ्री एंड कंप्लीट प्रिपरेशन। फ्री एंड कंप्लीट प्रेप। ठीक है। तो दोस्तों, अब ये हम शुरू करने वाले हैं। फ्री का मतलब क्या है कि हम इस पे कोई भी फ़ी इन्वॉल्व नहीं होगी। सारे के सारे कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब पे डाले जाएंगे और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। कंप्लीट का क्या मतलब है? हम यहाँ पर स्टैटिक कंप्लीट कवर करेंगे, हम यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करेंगे, हम यहाँ पर यूपी स्पेशल कवर करेंगे। नॉट ओनली दिस, हम PYQ भी सॉल्व करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये सारा का सारा करने वाले हैं। एंड इसके अलावा हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक स्मार्ट तरीके से चीज़ों को याद करने के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड नहीं है। आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि हम कंप्लीटली फ्री प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम चीज़ों को याद करने के तरीके सीखते रहेंगे, हम तरीके ईजाद करते रहेंगे, सो दैट हमें लॉन्ग टर्म में याद रहे। क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमें अगले 4-5 महीने में पढ़ने के लिए। तो हम एक सबका एक तरीका ढूंढेंगे, सबका एक तरीका इनोवेट करेंगे कि कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अगर पॉलिटी में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जब चल रहा था, व्हेन द ब्रिटिश वाज रूलिंग, तो ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे, राइट। तो दो तरीके के एक्ट हैं हमारे पास। सबसे पहले एक तो एक्ट वो जो पास किए गए थे फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, वो 1773 से 1853 तक आते हैं। ठीक है। और कुछ एक्ट ऐसे थे जो पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन थे, क्योंकि हमें पता है 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल ले लिया था इंडिया के अंदर। ठीक है। तो 1858 से 1947 एक्ट पास फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773। तो हम इसके बारे में पहले देखते हैं। तो हम बहुत ही क्विकली देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या याद कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। सो सबसे पहला है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जी को थोड़ा बड़ा कर दिया, जी को जी कर दिया। आप याद रखना प्लीज़, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने जी को जी कर दिया। ओके। एंड सबस्यूम्ड प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे अंडर द बंगाल कंट्रोल। तो बंगाल के अंदर क्या कर दिया गया है, बॉम्बे प्लस मद्रास को कर दिया गया है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो आप पाएंगे कि बॉम्बे यहाँ पे होगा, मद्रास यहाँ पे होगा एंड बंगाल यहाँ पे होगा। तो आई एम कंसीडरिंग कि ये थोड़ा राइट में है। ठीक है। और ये थोड़ा लेफ्ट में है। तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे, राइट इज हैविंग कंट्रोल ओवर द लेफ्ट, क्योंकि राइट हैंड थोड़ा ज़्यादा चलता है ना लोगों का जनरली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बंगाल ने, सबको याद रहेगा, सबको पता होगा ऑलरेडी कि मद्रास, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वर द इम्पॉर्टेंट स्टेट। हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट स्टेट थे, उस टाइम पर प्रेसिडेंसीज थी। तो बंगाल ने बॉम्बे और मद्रास को कंट्रोल कर लिया, या उसके अंदर इनको अंडर इनके इस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है। तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को हमने बंगाल के अंदर कर दिया। ठीक है। देन यू कैन सी गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4। ठीक है। तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितनी लोगों की थी, 4 लोगों की, टू असिस्ट इन द मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री decisions which would be taken by the majority of the council. गवर्नर जनरल would vote only in case of ties. गवर्नर जनरल कब कर सकता है, जैसे स्पीकर अभी भी होता है। ठीक है। अ सुप्रीम कोर्ट which had a chief justice and 3 judges was established at the फोर्ट विलियम इन कोलकाता। ठीक है। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर दिया गया था। मेरा पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद ये फोर्ट विलियम में, हम कलकत्ता में हमने एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिश की इन द ईयर ऑफ 1774। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई विल शो यू, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है।
Then you can see कि this act prohibited the servants of the company from engaging in any private trade. जो servants होंगे कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होंगे. एक्सेप्टिंग गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ब्राइब फ्रॉम द इंडियंस. ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर द कंपनी ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू सिविल मैटर. ठीक है, तो हमने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंट्रोल को स्ट्रेंथन कर दिया था ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विच वाज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो आई होप ये 4-5 पॉइंट आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के पता चल रहे हैं. एंड 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, जी को जी कर दिया गया था एंड राइट वॉज कंट्रोलिंग द लेफ्ट. बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था इन फोर्ट विलियम इन 1774. ठीक है, और कंपनी के सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड से प्रोहिबिट कर दिया गया था. गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, ब्राइब एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और डेफिनेटली. ठीक है, सो ये चीज़ें हमें याद रखनी है. अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इन सब टॉपिक से, तो आई बिलीव कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा. ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है. इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी. बोर्ड ऑफ कंट्रोल was created for the political matters and the court of director was created for the commercial affairs. Board of control was comprising 6 people. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था. तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब पॉलिटिकल मैटर्स. ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कमर्शियल मैटर. तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके बाद आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद. क्या इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, हम यहाँ पर कैटेगराइजेशन कर रहे हैं. बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहे हैं फॉर द पॉलिटिकल मैटर्स एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं फॉर द कमर्शियल मैटर्स. ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 सो प्रोवाइडेड गवर्नर जनरल could overrule his council in the matter of importance affecting the safety, peace or the interest of the एम्पायर इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गवर्नर जनरल को एक पावर दे रहे हैं जो कि अपनी काउंसिल के कुल ओवर रूल हिज काउंसिल इन द मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस एक्सेप्टिंग अफेक्टिंग द सेफ्टी. ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड मैटर है, पीस से रिलेटेड मैटर है, इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर इन इंडिया. तो इससे रिलेटेड गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है अपनी काउंसिल के डिसीजन को. नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ऊपर वाले पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एक ये वाला पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पिट्स इंडिया एक्ट. ठीक है, और 76 में गवर्नर जनरल को थोड़ा ज़्यादा पावर दी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू हिज काउंसिल. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी. तो आप ये याद कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू एंजॉय दीज पावर्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है. ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, फर्दर एक्सटेंडेड द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर 20 ईयर्स. तो आपको बस इन एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रखना है. देन हमारे पास चार्टर एक्ट कौन सा आ रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. तो फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन फॉर 1 लाख रुपी पर ईयर टू बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन. तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके के स्टेटमेंट बन सकते हैं एग्जाम में कि 1 लाख रुपये स्पेंड करने हमें. तो ये कहाँ से प्रोविजन ऐड किया गया था. ठीक है, एंड इट एंडेड company's monopoly over trade, although the monopoly over the tea and the trade with China continued. तो आप इसको ध्यान रख लीजिए. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 made first time made provision for 1 lakh rupee to be spent on the education. Important point. And most importantly it ended the company's monopoly. कंपनी की अब हम मोनोपोली को ख़त्म कर रहे हैं किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर. लेकिन 2 चीज़ें फिर भी बची हुई हैं. ऑल्दो मोनोपोली ओवर ट्रेड टी एंड द ट्रेड विद चाइना कंटिन्यूड. ये कब की बात कर रहे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ हम 1813 की बात कर रहे हैं. नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो अब क्या कर दिया गया है, ये जो जी को जी किया गया था यहाँ पे, अब उसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना रहे हैं. अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अब हमने जी को GGI बना दिया. जी को हमने GGI बना दिया. आप समझ पा रहे हैं, पहले हमारे पास क्या था, जी को एक आप ऐसे समझ सकते हैं गवर्नर जनरल थोड़ा इम्पॉर्टेंट था तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया. उसको क्या कर दिया हमने, जी कर दिया. अब जी था, अब हमने और इम्पॉर्टेंट बना दिया GGI की. जब आप उसको जी बोलोगे ना तो अच्छे तरीके से आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि
वो गवर्नर जनरल साहब हैं, ठीक है। तो जीजी को जीजीआई बना दिया 1833 में, राइट। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड द मिलिट्री पावर्स। अब हम ऑल सिविल एंड द मिलिट्री पावर दे रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। कब दे रहे हैं? 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। Lord William Bentinck became the first Governor General of India. Who are the first Governor General of Bengal? So definitely answer would be Warren Hastings. First Governor General of Bengal, Warren Hastings. First Governor General of India, Lord William Bentinck. ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। It ended the activities of the East India Company as commercial body, which became purely as an administrative body. ठीक है, a legal fourth member was added into the executive council of member, and Macaulay was the first legal member. ठीक है, तो एक लीगल मेंबर ऐड कर दिया गया था, फोर्थ मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। अब हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो एक्ट पास किए गए थे, उसमें से लास्ट एक्ट हमारे पास है यहाँ पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसने सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, फॉर लॉ मेकिंग। तो हम सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एंड इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर सेपरेटेड, ओके, एंड इट एस्टेब्लिशिंग द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लॉ मेकिंग। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम, यस और नो? ओके, तो आई होप आपने ई एक्ट पास्ड फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरीके से समझ दिया है। ठीक है, जल्दी से हम इसको देखेंगे। एक्ट पास्ड अंडर ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947। तो देखिए, आज हम काफ़ी टाइम लगा रहे हैं क्योंकि पहला दिन है। आगे से हम थोड़ा और स्पीड में चलेंगे और थोड़ा कम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। बहुत सारी चीज़ें, आई मीन टू से कि जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फॉलो करे उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑल राइट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक्ट पास्ड अंडर ब्रिटिश क्राउन की बात कर रहे हैं 1858 से 1947। तो ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम द सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया है कि हम सॉवरेनिटी अज्यूम करेंगे इंडिया के ऊपर। ठीक है, द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज रीनेम्ड एज द वॉइस रॉय। तो पहला हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, देन वी वर हैविंग द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, एंड अब हमारे पास कौन आ रहा है? वी हैव द वॉइस रॉय। तो हमारे पास अब वॉइस रॉय की कैटेगरी आ गई। कब से आ रही है? 1858 से। ठीक है, और वो कब से आई थी? जब हम फर्स्ट वो बना रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो 1833 में आई थी। तो 1773, 1833 एंड अब हमारे पास कब है? 1858 के बाद वॉइस रॉय। एंड हु बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय? तो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय, एंड ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो अब जो वॉइस रॉय है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केम टू एन एंड। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया गया है, एंड न्यू पोस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? वॉइस रॉय है एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, एंड ही वॉज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ 15 मेंबर। 15 मेंबर की काउंसिल असिस्ट कर रही है, एंड ही रिसीव्ड द पावर सो लॉन्ग एज enjoyed by the कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भी पावर है वो सारी की सारी अब हमने ट्रांसफ़र कर दी है, एंड अब वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है।
अब वो कहाँ चली गई हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, और वी कैन से वाइसरॉय के पास. तो काउंसिल ऑफ इंडिया was टू एडवाइजरी इन नेचर, एंड मोस्ट केसेस द इनिशिएटिव एंड द फाइनल डिसीजन रिमेन्ड विद द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये नया डेवलपमेंट है, आपको याद रखना चाहिए. देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 initiated the participation of Indian representatives in the law making process. तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये इंडियन काउंसिल एक्ट. अब हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं. ठीक है, द एक्ट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंस ऑफ मद्रास, द बॉम्बे. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द एक्ट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे. हमने कब इनसे पावर ले ली थी, 1773 में, राइट. हमने क्या किया था, बंगाल के अंदर कर दिया था. अब हम इनकी पावर क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं. दस इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि अब हम एक जगह से कंट्रोल नहीं करेंगे, अब हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे. ओके, एंड द एक्ट एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस. आज की डेट में भी हमारे पास ऑर्डिनेंस है अंडर आर्टिकल 123 ऐसे. तो यहाँ पे क्या था, एम्पावर्ड वाइसरॉय, तो ये ऑर्डिनेंस दे रहे हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी which were not to remain in force for more than 6 months. अभी भी ऐसा ही है. ठीक है, तो हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे जो हम वाइसरॉय को दे रहे थे टू यूज़ इन केस ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, तो ये 61 हो गया. हम यहाँ पर एक तो डिसेंट्रलाइजेशन ला रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं मद्रास एंड बॉम्बे की पावर को, एंड वाइसरॉय को एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे रहे हैं. Indian Council Act of 1892 increased the number of non-official member in both central and provincial legislative council. ठीक है, तो legislative council but maintained the official majority. Okay, now Indian members were granted the right to speak, ask questions. बहुत ही important है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया. डिस्कस द बजट, सो मैनी टाइम्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया. यू विल सी इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंडियंस को पावर दे रहे हैं. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप और देख लीजिए अच्छी तरीके से. अब हम क्या बोल रहे हैं, ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. बट फिर भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी. ऑफिशियल मेजॉरिटी फिर भी मेंटेन है. अब हमने एक डेवलपमेंट किया है, इंडियंस को क्या कर रहे हैं, क्योंकि लगातार डिमांड चल रही थी उस टाइम पर, तो हम इंडियंस को पावर दे रहे हैं टू राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, द एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, दो द वर्ड इलेक्शन वॉज वेरी केयरफुली अवॉइडेड इन इट. ठीक है, तो एक्ट क्या कर रहा था, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा था, ऑल द वर्ड was very carefully avoided in it. इलेक्शन वर्ड को हम यूज़ नहीं कर रहे थे. देन अब हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उसको हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं. तो हम इन चीज़ों को ज़रूर याद रखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ने इंडियन को क्वेश्चन रेज करने की पावर दी, बजट को डिस्कस करने की पावर दी. ठीक है, और इलेक्शन को सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था प्रिंसिपली, बट वर्ड ही नहीं यूज़ कर रहे थे पर्टिकुलरली. ठीक है, उसके बाद मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, जैसे मैंने बोला कि दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ऑल्सो कॉल्ड मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म. ठीक है, तो इसने क्या किया, इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय. तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कर दिया, एंड द गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. कब किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड द लॉ मेंबर. ठीक है, द फंक्शंस एंड द साइज ऑफ legislatures both at the center and the provinces were enlarged. Okay, then we have the member of the council were given right of discussion, asking supplementary questions, and act provided the separate electorate for the Muslim. एक्चुअली ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इसके लिए जाना जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया था. हैंस लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. तो लॉर्ड मिंटो इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नोन
by the name of Montagu Chelmsford Reform. ठीक है, this act for the first time adopted direct election system. Direct election system introduce कर दिया. Principle of communal representation was extended by providing separate electorate for Sikh, Indian Christians, Europeans and the Anglo-Indians. ठीक है, and it was introduced द बाईकैमरलिज्म एट द सेंटर. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्या कर रहा है, बाईकैमरलिज्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एट द सेंट्रल लेवल. एंड इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स एट द एज द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव could make law for whole of the British India. Bicameral central legislative could make law for whole of the British India. ठीक है, now we can proceed further. तो एक तो हमारे पास क्या है, बाईकैमरलिज्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं. बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या है, दो हाउसेस हैं. अब हम डायरकी भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं. तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट डायरकी में क्या है, दो डिवाइड किए जा रहे हैं, टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड और रिजर्व. फॉर द फर्स्ट टाइम responsible government was used and under this act गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर ही द कमीशन was constituted after 10 years. ठीक है, which will review the working of the act and present its report. ठीक है, then in November 1927, 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Simon, and famously it is known as Simon Commission. ठीक है, to report on the condition of India. इनकी कंडीशन को रिपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश ने क्या बना दिया, एक साइमन कमीशन बना दिया. ठीक है, एंड कमीशन वाज कॉल्ड एज द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन आपने नाम सुना होगा, तो इसको याद रखना है कि 1927 में बना दिया गया था. कब बनाना था, 1929 में, 10 साल के अंदर बनाना था. ठीक है, बट 2 साल पहले ही बना दिया गया था. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नाउ, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था इससे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, पॉइंट नंबर 1, एंड कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसली प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स, एंड इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट द सेंटर. तो डायरकी कहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है, सेंटर पे. एंड यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस एट द प्रोविंसेस. अब यहाँ पे सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी है. अबॉलिश द सेम इन द प्रोविंसेस. जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश कर दी थी, उसको अब हमने हटा दिया है. ठीक है, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आप ध्यान से देखिए इस चीज़ों को कि हम डायरकी सेंटर पे ला रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर रहे हैं टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री. और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, women and laborers. Okay, उसके बाद a federal court was set up in 1937 through this act. Okay, and the act separated Burma from British India and separated established the 2 new provinces as सिंध और उड़ीसा को establish कर दिया गया था. उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास क्या है, इट इंट्रोड्यूस द बाईकैमरलिज्म इन द 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. ठीक है, तो बाईकैमरलिज्म को एक्सटेंड किया गया था, जो कि इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर किया गया था. अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 देख सकते हैं, तो डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन. दोस्तों आपको लग सकता है मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बट ये हम जब घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो आई एम कंसीडरिंग कि हमें नॉलेज है चीज़ों की, राइट, और हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ चुके हैं. अब हम एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीडी मैनर में जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर रहे हैं. ठीक है, अब आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो इट डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. ठीक है, और इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय and governor general and appointed excuse me and appointed for each dominion. अब दोनों डोमिनियन के लिए कर दिया गया है. and it dropped the title of emperor of India from the royal titles of king of England. ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पार्ट हो गया है क्विकली, और अब हमने समझ लिया है. अब आप घटना चक्र की ब्यूटी देखिए, हमने जो चीज़ें पढ़ी अब उसी चीज़ के क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे.
विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कोई डाउट नहीं होगा आपको। 1813 डिप्राइव्ड कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया बट स्टिल एंजॉयड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना, ठीक है, एंड ट्रेड इन टी। यस, हमने क्लियरली ये पढ़ा था। तो which British Parliament Act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over the trade in India। तो Charter Act of 1813 is the clear answer। By which of the following act Legislative Council of India received power to discuss budget? Indian Council of 1892। 1892 क्लियरली मैंने बोला भी था यहाँ पे कहीं वी वर हैविंग दिस, आप देख सकते हो, मैंने बोला भी था कि दिस इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द बजट। हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892 में किया गया है। इंक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड काउंसिल वर गिवन द पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों अभी आंसर टिक करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हमने थ्योरी कवर किया है, वो भी बहुत क्विकली एंड ब्रीफली। नाउ in which of the following acts the provisions was made for establishment of Supreme Court at Calcutta? तो regulating act of regulating act of 1773, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1774 में, ठीक है, फोर्ट विलियम कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, बट अनाउंसमेंट तो यहीं पे हुआ था ना। तो प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कोलकाता वाज मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एंड इधर ये भी पूछा गया है कभी, एलिजा एमपी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत ही आसान है बट हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, with reference to the establishment of Supreme Court, which of the statement is correct? One state, Supreme Court at Calcutta was established by Regulating Act of 1773। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? लेम्स्टर was the first chief justice of this particular court। तो आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1773 में तो इस्टेब्लिश किया गया था, बट चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजिया एमपी। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, ये ARO में पूछा गया है 2016 में। उसके बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज फेडरल कोर्ट क्रिएटेड फेडरल कोर्ट इन इंडिया। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आंसर विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, एंड ऑन तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। और ये प्री यूपीपीसीएस प्री 2014 क्वेश्चन है। तो फेडरल कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया है? हमने फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, 1935। और सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में? वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा किया गया था। ओके, नाउ एक बार फिर से पूछा जा रहा है, फेडरल कोर्ट वाज इस्टेब्लिश, तो फेडरल कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो आंसर दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, आंसर इसका 1937 होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हो इस्टेब्लिश बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, लेकिन कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1937। तो आंसर है 1937। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आते थे पहले। ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप आराम से देख सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया। अब आप पहले बिल्कुल ऑब्वियस आंसर चेक करिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो अगर आपका इसका यहाँ पर आप देखोगे तो आंसर इज़ बी। ठीक है, तो आंसर बी है। बी का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, देख सकते हैं ए इज़ 2 और बी का 1 है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये इसमें क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, एंड परमिशन ऑफ मशीनरीज, तो 2 का सी का 3 एंड डी का 4। तो ये आंसर ठीक ही है। हमने मशीनरीज को कब दिया है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, परमिशन टू इंग्लिश मशीनरीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू लॉ मेंबर इन द गवर्नर काउंसिल 1833 में। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैप था, जो हमने पढ़ा था वहाँ पे ये चीज़ नहीं मेंशन थी क्लियरली वी कैन से। ठीक है, तो 1813 में ये किया गया था, मिशनरीज को वर्क इन इंडिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये तो हमने पढ़ा था 1833 के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं
तो हो सकता है कि सब कुछ वहाँ पर कवर ना हो, कई बार होता है ऐसा, तो क्वेश्चंस के माध्यम से वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ द डायरकी रेफर्स टू, तो डायरकी किसको कहते हैं? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। तो डायरकी डेफिनेटली हम टू कैटेगरीज ट्रांसफर्ड और रिजर्व की जो बात कर रहे थे तो उसके बारे में, और ये यूपीएससी 2017 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरकी वाज about the double rule, and it refers to division of legislative subject into central and the provincial subject, and provincial subject were further divided into reserved and the transferred। तो डायरकी का मतलब है सेंट्रल और प्रोविंसेस में सब्जेक्ट डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमारे पास क्या है? सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एंड कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो रिजर्व होंगे, जैसे कि पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होंगे वो हमें क्या कर देंगे? ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द हेड ऑफ मिनिस्टर। आप समझ पा रहे हैं? डायरकी का मतलब है दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना, दो पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, राइट, एंड उनको ट्रांसफर्ड और रिजर्व कैटेगरी में डाल रहे हैं। देन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल? सेंट्रल लेवल में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियरली वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वी कैन से 1919 में इस्टेब्लिश की गई, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अच्छा, आप थोड़ा सा देख सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फीचर्स बोल रहे हैं जो कि वहाँ शायद ना हो। तो डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल इंस्टेड ऑफ प्रोविंसेस इन द एज envisioned in the envisaged is the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में प्रोविंसेस भी इस्टेब्लिश की गई थी। सेंट्रल लेवल पे हम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 proposed to set up all India Federation comprising of British India, provinces and the princely states. Then supremacy of British Parliament remained intact under the Government of India Act 1935. Okay, Burma was separated from India 1937. Government of India Act abolished Council of Secretary of State, which was created 1858 में. The Federal Court of India was established in 1st October 1937, and Sir Maurice Gair was the first Chief Justice. ठीक है, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस गेयर was the first Chief Justice of India. Then Central Federal Bank was established under the act, which was later came to be known as the Reserve Bank of India. ठीक है, इसको याद रखेंगे। जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वर एक्ट सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्ट ऑफ वॉज एसोसिएटेड विद, आप यहाँ पे देख सकते हो, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रेट। यस, क्लियरली हमने ये देखा है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 99 के अंदर। देन यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल होगा, आप देख सकते हैं, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन तो हमने करेक्ट कर ही ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? सो आप देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में नहीं हुआ था, ये था 1909 में। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। यस, सही है। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर विल बी सी, दैट इज 1 and 3। और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं कभी कभी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश एक्ट, एम्बॉडीज रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द report of Secretary of State for India, and Edwin Montagu and the Viceroy Chelmsford. This act provided for introduction of dual form of government at the provinces. उसको क्या बोलते थे? डायरकी। and subject of administration were two categories में थे, reserved and the transferred. As far as the question of separate electorate for system of Muslims is concerned, the provision had already been made by the Act of 1909 and the Government of India Act 1919। ठीक है, कंटिन्यूड दिस प्रोविजन एंड ऑल्सो एक्सटेंडेड इट फॉर द सेक। तो हम अभी क्या करना है? सेपरेट इलेक्टोरेट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या कर रहा है, कंटिन्यूइंग दिस प्रोविजन एंड एक्सटेंडिंग इट टू द सिख, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड द एंग्लो इंडियंस। तो यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है, बट अगर इंट्रोड्यूस की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था, रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन, Montagu Chelmsford Reform Government of 1990 recommended granting voting right to all women uh, above age of 21. This is wrong statement, ऐसा नहीं हुआ था। And Government of India Act 1935 gave women reserved seats in the legislature. Reserved seats in the legislature, तो 35 में ऐसा हुआ था, तो आंसर इज बी। हम यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। So you can see in 1990 the British granted the limited suffrage to women। तो 1918 में हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड सफरेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द प्रॉपर्टी होल्डर। द लॉ डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिश सिटीजन्स इन अदर पार्ट्स, ठीक है। तो अदर पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, लॉ इज नॉट अप्लाइंग, अदर पार्ट्स में लॉ इज नॉट अप्लाइंग। उसके बाद वी हैव द डिस्पाइट ऑल इंडिया वुमेन डेपुटेशन लेड बाय सरोजिनी नायडू टू एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेफिनेटली। तो द वुमेन डिमांड्स वर इग्नोर्ड इन द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। डिमांड को इग्नोर कर दिया गया था, दो दे वर नॉट ग्रांटेड द वोटिंग राइट्स नॉर द राइट टू स्टैंड एज इलेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अलाउड द प्रोविंशियल काउंसिल टू डिटरमाइन इफ वेमेन कुड वोट, ठीक है। तो वोटिंग राइट वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। प्रोवाइडेड एट दे मेट स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इनकम और एजुकेशन लेवल, हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज टू करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या कराया गया है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट वॉज एक्सटेंडेड बाय द सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबरर्स। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा यही तो बोल रहा था ना, ठीक है। gave women reserved seat in the legislature, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। Now yes, we have the next question. So Government of India Act 1919 provided for separate examination for the civil services which to be held in India, तो this statement is correct only, क्योंकि ऐसा प्रोवाइड किया गया था कि हमारे पास क्या होगा, एक कमीशन इस्टेब्लिश करेंगे जो 1926 में किया गया था, और हम सिविल सर्विस की एक अलग एग्जामिनेशन करेंगे। In the Indian civil service in 1941, the percentage of Indians was more as compared to Europeans, ठीक है। तो आंसर इज सी, डेफिनेटली इसका दोनों ही सही है। उसके बाद आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। सी में क्या है, 1935 में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई थी। तो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। The principle of constitutional autocracy was introduced by Government of India Act 1935 में, and Act vested the executive authority of provinces and the governors of the center in the Governor General on behalf of the Crown, ठीक है। तो ये भी हमने किया था वहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि the Indian legislature was made bicameral for the first time by the Government of India 1919। bicameral वहीं पर प्रोवाइड किया गया था, bicameral कैमरलिज्म, इफ़ यू रिमेंबर। हम इसको पढ़ेंगे नहीं बिकॉज ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। एंड विच एक्ट इंट्रोड्यूस द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, फिर वही सवाल, तो घटना चक्र का फ़ायदा है। और द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज रेलिक ऑफ, प्रेसिडेंट की पावर कहाँ से मिली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आप यहाँ पे देख सकते हो, वाइस रॉय वॉज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विदाउट परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। तो वही वाला पावर हमने किसको दे दी थी, प्रेसिडेंट को दे दी थी। हाउएवर प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 इज इंस्पायर्ड बाय सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने वॉइस रॉय को यहीं पर दे दी थी 1861 में ही, बट हमारे पास जो फिलहाल पावर हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय द सेक्शन 42 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। उसके बाद when the act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of this country, तो which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of this country,
तो आंसर विल बी ए फॉर द वी कैन से चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्योंकि यहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर दिया गया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सेक्शन 87 was one of the most important section of the Charter Act 1813 and it stated that no person of India or the Crown would be debarred from any place, post or service subject to the company on the ground of religion, place, birth, descent and color। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी डेफिनेटली हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ी थी, ठीक है। Subsequently, Section 87 of the Act laid down the foundation for participation of Indians in the administration during the political movement, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था वहाँ पे। How many questions are left as of now? So many questions we have, ठीक है। So we will be completing all of these. So हम सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एंड यस हमारे पास कितने 107 क्वेश्चन हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे बिकॉज आई सिंसियरली बिलीव कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमें हेल्प मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, ठीक है। तो किस प्लान में आधारित है ये, तो यू कैन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, हम यहाँ पर देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर इज वॉज मेड by the Government of India Act 1935, but it divided the legislative power between the center and the provinces और replaced diarchy in the provinces with the diarchy at the center, ठीक है। तो हमने diarchy को provinces level से central level पर हमने ला दिया था, ठीक है। Act also envisaged establishment of Federation of India and made up of both British India and some of the princely state. However, this part was never implemented, ठीक है। So I hope अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल वी विल टॉक अबाउट व्हाट यू कॉल द रिमेनिंग क्वेश्चन। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हम यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। कंप्लीट मीन्स वेरी कंप्लीट, कुछ भी सारी की सारी घटना चक्र यूट्यूब पर डाल देंगे। आप आराम से एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं, अभी से पढ़ेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। विल मीट नेक्स्ट। थैंक यू।